रामेश्वर जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम आपका स्वागत करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आपसे बिहार की राजनीति की। जिस तरीके से बिहार में जन अभियान को छेड़ते हुए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने यात्राएं शुरू की हैं, तो यात्राओं की जो राजनीति है, आपको लग रहा है कि जनता के दुख दर्द को एड्रेस करने में सक्षम होगी? देखिए, यात्राओं से बहुत ही फायदा होता है और पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं। देखिए, देश की आज़ादी में जब लड़ाई शुरू हुई तो गांधी जी भी पॉपुलर हुए थे यात्रा के चलते भी। कितने मार्च गांधी जी ने किया और भाजपा का जो ग्रोथ हुआ, आप मानिए कि 2 से हम यहाँ तक जो पहुंचे हैं, वो एक यात्राओं का सिलसिला चला। जो रथ यात्रा था, आडवाणी जी ने निकाला, उसके बाद उन्होंने 3 यात्राएं की। फिर जोशी जी भी कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए। आडवाणी जी भी आप देखें द्वारका से जो चले। तो इस यात्रा में होता क्या है कि पब्लिक साथ आती, पब्लिक जुटती है और जगह जगह पब्लिक से बात करने का मौका मिलता है, उनकी समस्याओं को सुनने का मौका मिलता है। उसके बाद ही तो आदमी समस्या का समाधान करेगा। अगर ईमानदारी से कोई यात्रा करके और जन सेवा करना चाहता है तो यात्रा में पटना में बैठ करके और रांची में बैठ करके या दिल्ली में बैठ करके आप नहीं समझ सकते। जब आप गांव में, कस्बों में जाएंगे तो छोटी छोटी जो सभाएं हो, यात्रा में मिलते हैं, नाइट हॉल्ट होता है, वहाँ लोग वहाँ की लोकल समस्या बताते हैं, उसको जॉट डाउन कर करके, और जब सरकार बने तो विकास की रेखा वहीं से खींची जा सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये यात्राएं अब दिखावे के लिए हो रही है। आप बिहार में बोल रहे हैं यात्रा तो करते हैं, हमेशा यात्रा। नीतीश बाबू की भी यात्रा, उनकी भी बहुत यात्राएं हुई, लेकिन यात्रा, ये बात सही है, यात्राओं में उनको जानकारी मिली, महिलाओं का उन्होंने समझा। फिर आप देखिए, यात्रा के चलते हैं उन्होंने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया। महिलाएं बहुत आती थी, अपनी समस्या बताती थी। तो बात सही है कि जब महिलाओं की भागीदारी हो जाएगी तो उनकी वो जो समस्या है अपने ढंग से निपटाने की कोशिश करेगी। इसमें फायदा तो होता है। अब बिहार की जहां तक बात कर रहे हैं, अब क्या हो गया कि राजनीति शुरू हो गई। बिहार में इलेक्शन है और लोगों को कोई योजना उनके पास नहीं है। किसी के पास ऐसा कोई योजना नहीं है कि बिहार में ऐसा हम डेवलपमेंट करेंगे तो बिहार के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ हम डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ IT पार्क खोल देंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगा देंगे, यहाँ एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था कर देंगे, यहाँ पे बच्चों का भविष्य बनेगा। ऐसी कोई योजना लेकर के नहीं जा रहा है। ये यात्रा क्या है? आप जानते हैं बिहार की राजनीति आज भी जात के आधार पर बनी हुई है। यात्रा करेंगे, इनके समर्थक आ जाएंगे, वो भीड़ लगाएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो यात्रा का कोई मकसद नहीं होता है। बिहार में आखिर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति इतनी तनावपूर्ण क्यों है? नीतीश बाबू वहाँ 25 साल से मुख्यमंत्री रह रहे हैं। आखिर स्थिरता का इससे बड़ा कोई मिसाल नहीं है। उसके बावजूद भी इंडिकेटर्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, ट्रांसपोर्ट में, सब जगह बिहार बिल्कुल नीचे से 28 और 29 नंबर पर होता है। नीति आयोग के जो इंडिकेटर्स रिलीज किए जाते हैं, तो आखिर इस तरह से क्यों है? देखिए, जब तक आप एक चुनाव के बाद विकास की रूपरेखा नहीं बनाएंगे, एक चुनाव जीतने के बाद आप इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि अगली चुनाव की तैयारी करने लगेंगे, तो ये पूरा बिहार के राजनेता लोग सिर्फ चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हम 5 साल आए तो 5 साल में किया दिया। और मैं अफसोस इस बात का है कि जनता भी हिसाब नहीं मांगती है। ऐसे बिहार को राजनेताओं ने जात पात में बांट दिया है, जातीय दलदल में समाज को बांट दिया है कि वो हिसाब मांगते ही नहीं। उनको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जात के नाम पर वो वोट देंगे। वो विकास की बात करते ही नहीं है। लेकिन जब तक आप ये नहीं दिखाइएगा विकास की बात, एक बार कोई विकास की बात कर दे और विकास की रूपरेखा तय कर ले और उसको धरातल पर उतार दे, तो मैं बता देता हूँ वो पार्टी 50 साल तक राज करेगी। बिहार तो एक ऐसा प्रदेश है, इतने सेंटिमेंटल लोग हैं कि अगर आप हर इलाके में 2-4 इंडस्ट्री लगा करके लोगों को भी, अब देखिए डालमिया नगर फैक्ट्री बंद पड़ी है, वहां तो फैक्ट्रियां बंद होती है, सारे शुगर मिल बंद पड़े हैं। नॉर्थ में तो छोड़ दीजिए, नॉर्थ साउथ छोड़ दीजिए, सीमांचल में कोई इंडस्ट्री, वहां के मखाना बाहर जाता है, वहां का चावल बाहर जाता है, पंजाब जाता है, उस पर बेस्ड एग्रो इंडस्ट्री भी तो हम लगाते हैं। हमारे यहाँ तो सारी मिलें बंद हो गई है। हालत है। नई पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं आप, क्या लगता है आपको प्रशांत किशोर की जो गतिविधियां हैं कहीं को जाती है? कुछ लग रहा है कि कोई किरण है? प्रशांत किशोर ने, मैं ये नहीं मानता, देखो एक कोशिश की जनता के बीच में जाने की, लेकिन अभी भी जो समाज है ना बिहार का, वो इस तरह से बटा हुआ है जाति पर और पार्टी पे कि समझ में नहीं, हम लोग को भी नहीं समझ में आया कि आगे होगा क्या, जनता चाहती क्या है, कोई ब्लूप्रिंट क्या दे रहा है।
ऐसे वोट बटे हुए हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ वोट आरजेडी का है तो आरजेडी को मिल रही है। आप कितने भी इंडस्ट्री का सपना दिखा दीजिए, कितने भी एजुकेशन का, कितने भी हेल्थ का, उनको मिलना ही है। जो बाकी पार्टियों के वोट है उनको मिलना ही है। तो उसमें कोई कोशिश कर रहा है तो हम तो उस कोशिश की सराहना ही करेंगे, वो कोई गलत नहीं है। कोई आदमी साल भर गाँव गाँव चल के यात्रा कर रहा है तो कुछ तो सीखता है। जमीनी हक बिहार में अगले साल चुनाव है, जो अलायंस अभी चल रहा है बिहार में इंडिया गठबंधन का और एनडीए का, आपको लग रहा है कि ये दो प्रमुख अलायंस जो है आमने सामने चुनाव लड़ेंगे अगले साल चुनाव तक, या इनमें बिखराव की संभावना दिख रही है? नहीं, अभी तो कोई नहीं दिख रही है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। आमने सामने ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये अब देखिए, आमने सामने चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अभी भी आमने सामने चुनाव लड़ेंगे तो आपको बता दो एनडीए को एज है। अब ये नहीं कहीं हम स्विफ्ट कर जाएंगे। एज इसलिए है कि जो उनके 15 साल का कुशासन है ना, उसको लोग आज भूलने को तैयार नहीं। वो कुछ दिन सत्ता में थे, उस समय भी करके कुछ इंडस्ट्री लगाए होते, कुछ दिखाए होते, अपराध को कंट्रोल किए होते, तो उनके साथ नीतीश जी 2 बार गए। दोनों बार में अब देखिएगा अपराध में वृद्धि हो गई, हाँ, और अराजकता फैलने लगा और लोगों को भरोसा हो गया कि भाई आएंगे। तो अब मैं आपको मानता हूं कि अभी भी वो परिस्थिति नहीं है। अगर एनडीए और यूपीए में चुनाव होता है तो एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा, बहुत स्वाभाविक है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, किसी को कोशिश भी नहीं करनी है। रामेश्वर जी, बिहार की स्थिति मोरलेस दोनों पार्टियों की एक ही है। आरजेडी मुस्लिम यादव को बैंक कर रही है और बीजेपी बाकी लोगों को बैंक कर रही है। तो वही आपको बताया ना, बीजेपी के लिए वहां माइनॉरिटी अछूत है, इनके लिए बाकी लोग अछूत हैं। ठीक है, तो दोनों में कमियां हैं और दोनों इसलिए एक दूसरे पे आश्रित हो रहे हैं। कांग्रेस पे आश्रित आरजेडी हो रही है और बीजेपी आश्रित नीतीश बाबू हो रही है, क्योंकि वोट की जो समस्या है दोनों की सॉल्व होती नजर नहीं आ रही है। इसका क्या तोड़ है? देखिए क्या है, ये तो कंपेरेटिव है। पार्टियां तो, गठबंधन तो यही दोनों है। मैंने आपको पहले ही बताया, गठबंधन यही दोनों है। और उस गठबंधन को, यूपीओ को, क्योंकि वो जो 15 साल का कुशासन है लोगों के जहन में आ जाता है जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कुछ करके ऐसे दिखाया नहीं है। लेकिन अभी भी एनडीए में, एनडीए का काम लोगों को दिखता है। लोग सड़क से परेशान थे, बिजली से परेशान, इतना ही है, लेकिन ये लोगों को दिखता है इसलिए हमें वोट देते हैं। लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम उतना नहीं कर पाए, चाहे जो भी कारण रहा हो, पैसे की कमी रही हो, जिस कारण से इंडस्ट्रीज को नहीं, हम विश्वास नहीं जीत पाए इंडस्ट्रीज का, हम इन निवेशकों का विश्वास नहीं जीत पाए। तब भी हमारे पढ़े लिखे बच्चे बाहर जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी करने दिल्ली में आ रहे हैं। देखिए पटना का कोचिंग दुनिया का प्रसिद्ध कोचिंग था, इंस्टीट्यूशन था, हम उसको संभाल नहीं पाए। आज कोटा हो गया, कोटा के बाद कहीं और लोग जा रहे हैं, लेकिन पटना कोचिंग का हब था, आईएएस बनाने का हब था, आईआईटी में जाने का हब था। जब हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़ते थे तब मुझे याद है कि एक एक बैच में 33, 20, 15 तो सिर्फ आईएएस बनते थे। आईपीएस और आईआरएस की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन आज उन बच्चों को भी दिल्ली आना पड़ता है, बाहर कोटा जाना पड़ता है, वो आईआईटी की कोचिंग करने कोटा जाना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है, जो कि पटना लोग बाहर से जाते थे पढ़ने, कोचिंग करने। तो हम किसी चीज को, अगर देखिए इन सब, ये सब भी उसमें काउंट करता है। अगर इन सब परिस्थिति को हम संभालेंगे तो लोगों को भरोसा होगा, तो लोग अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो आखिर हम बनाए हैं, हम शांति ले आए, अपहरण से मुक्ति दिलाए, लेकिन हमारी क्या कमियां, इस पर तो हम विचार करेंगे कि अभी भी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। अभी भी स्वास्थ्य के लिए लोग दिल्ली के एम्स में क्यों दौड़ रहे हैं, वहां के एम्स में क्यों नहीं जा रहे हैं। वहां जो हॉस्पिटल बने उसमें एम्स की, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, वो सुविधाएं क्यों नहीं बनी। वहां मेदांता बना, वहां मेदांता में क्यों नहीं जा रहे। सोचिए, बड़ा साइकोलॉजिकल चीज भी है। यहाँ के मेदांता में आ रहे हैं वहां के लोग, लेकिन बिहार के मेदांता में क्यों नहीं जा रहे हैं। बिहार में एम्स खुला, अभी दिल्ली में क्यों आ रहे हैं। रामेश्वर जी, कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बिहार में निश्चित तौर पर हुआ है, चाहे वो बिजली का हो या सड़कों का है, लेकिन मौलिक रूप से स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, कृषि व्यवस्था हो गई, ठीक है, इनमें बिहार की स्थिति अभी बहुत ही हाल खस्ता है। बारिश में आपने देखा कि लगातार कितने पुल टूट रहे थे, ठीक है, जो हाल में ही बने थे। तो इस पे सरकार को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार वहाँ आप लोगों की चल रही है, आप लोग सहयोगी हैं, आपके भी लोग वहाँ पे डिप्टी सीएम वगैरह हैं, तो उनको देखना चाहिए कि बिहार किस तरीके से पॉजिटिव तरीके में जाएगा, जो कि लोग देख नहीं रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इनको एक नया नजरिया लेकर आना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जब सरकार बनती है तो आपको सरकार तो का मंत्री जातियों के आधार पर बांटते हैं।
आईएएस की पोस्टिंग और काम करने वालों की पोस्टिंग उस आधार पर करते हैं कि कौन हमारा ज्यादा सुनता है, ऐसे नहीं चलेगा। बिहार में अगर करना है तो आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी तरह से ईमानदारी से, चाहे देखिए मैं तो कहता हूं कि बिहार का एजुकेशन आप ठीक कर दीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दीजिए, और आप जो कृषि बोले, कृषि प्रधान देश है, वहां जो बाढ़ से निजात आप दिला दीजिए, उसके लिए प्रबंध कर दीजिए, नहीं पैसे खर्च हो रहे हैं। बिहार का लड़का पढ़ करके, आपको बता रहा हूँ, उसको नौकरी नहीं चाहिए, 12 तक की एजुकेशन बढ़िया दे दीजिए, वो दुनिया में नाम करेगा, वही इंडस्ट्रीज बनेगा, वो इंडस्ट्री लगाएगा स्टार्टअप में। बिहार में इतनी पोटेंशियल है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। सच बात है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लिखना पढ़ना सिखला दीजिए। एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन जो बिहार में मिलती थी, लोग बिहार में, आप पता है एक समय था कि साइंस कॉलेज में सीवी रमन को जाना पड़ा था, वहां ऐसे बड़े ऑपरेटर्स पढ़े थे, वो ऑपरेटर्स ले गए थे वहां रिसर्च करने के लिए बैंगलोर में। तो बिहार कोई आज का बिहार नहीं है, इतना रिच है। गौतम बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, कौन नहीं हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट वहां हुए। रामेश्वर जी, हम आपसे फिर आगे बात करेंगे। आपने स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।